So hello everyone and I welcome you all to Sarapande UPSC YouTube चैनल के अंदर. So if you are preparing for civil service examination, इस चैनल से ज़रूर से जुड़े. सो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं. आज संडे का भी आज ही हम डिस्कस करते हैं. मतलब संडे और मंडे के दोनों टॉपिक्स, दोनों दिन के टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं. तो आज के टॉपिक्स काफ़ी अधिक होते हैं. डॉट आर्थर एक्सकवेशन हिस्ट्री का टॉपिक है. न्यू अल्ट्रासाउंड टेक्निक फॉर कैंसर डिटेक्शन, ये टॉपिक साइंस टेक का है. गोल्ड के ऊपर डिस्कस करें, कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं. इज़राइल हमास कन्फ्लिक्ट एडिटोरियल का टॉपिक है, आईआर का टॉपिक है. कोचिन पोर्ट, ये इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. ड्राई पोर्ट डेवलपमेंट इकोनॉमी के अंदर डिस्कस करेंगे. और लेक उरू बोलीविया जोग्राफी और दौखोबर करके है, तो ये भी डिस्कस करेंगे. देन कजाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, आईआर टॉपिक. हलारी डंकी एनवायरनमेंट का टॉपिक है. सॉल्ट पैंस एनवायरनमेंट जोग्राफी का टॉपिक है. प्लांट रिस्पॉन्स टूवर्ड्स वार्मिंग एनवायरनमेंट साइंस का टॉपिक है. ऑयस्टर एनवायरनमेंट का टॉपिक है. हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा साइंस का टॉपिक है. द कोयोटो स्पीसीज एनवायरनमेंट के टॉपिक है. देखो, क्योंकि स्पेशल इशू आता है संडे को, इफ विल सी, तो एक देर इज़ अ स्पेशल इशू रिलेटेड, है ना, जैसे मतलब ये स्पीसीज जोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स और सब में इसके स्पेशल इश्यूज रहते हैं. सो वी हैव टू कवर दोज टॉपिक्स. और ये भी आपको याद रखना है कि जितने भी ये टॉपिक्स होते हैं, इन टॉपिक्स में खास तौर से जोग्राफी एनवायरनमेंट साइंस में बहुत अधिक डायनेमिज्म भी आपका रहता है. तो ये आज का क्वेश्चन देख लो. आइडेंटिटी बेस्ड पोलराइजेशन अक्रॉस वर्ल्ड विल ब्रिंग चेंज इन सोशल लाइफ एज वेल. एक्सप्लेन करना है जो आइडेंटिटी बेस्ड पोलराइजेशन समाज के अंदर हो रहा है, तो क्या ये सामाजिक जो लाइफ है इंडिया के कंटेक्स्ट में या अक्रॉस वर्ल्ड, क्या इसमें कुछ बदलाव आएगा. बहुत सोच के लिखना पड़ेगा, बहुत डेप्थ चाहिए इसको थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए. बट आपको ऐसा लिखने के लिए थोड़ा सा हैबिट डालना है. कोई क्वेरी है, इस नंबर पर आप मैसेज करें. सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं. एग्रीकल्चर ऑप्शनल का नया बैच जो है वो लॉन्च हो गया है. अब अगर अभी तक आप नहीं जुड़े, ज़रूर से जुड़े. ये नंबर है, कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर से बताएं. ऑप्शनल देखो कंप्लीट आपको दिसंबर तक करना ही है. एग्रीकल्चर ऑप्शनल का फ़ायदा ये कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसका भी ऑप्शनल है. साथ में हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, लगभग 450 पेजेस के आपको नोट्स रहेंगे, प्लस वीडियो लेक्चर्स होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिवीजन क्लासेस आपकी होंगी. तो मिस नहीं करना है इस ऑप्शनल को. बिफोर दिसंबर अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं होता है तो अगेन यू कैन से आपको इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, बहुत ह्यूज डिसएडवांटेज रहेगा. तो इन लेक्चर्स को आप देखो, 1 ईयर का सब आपका पूरा वैलिडिटी भी रहेगी. इसके अलावा भी और भी कोर्सेस है. इसके लिए आप saurabhpande.upsc.com वेबसाइट पे जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर लेना है. करंट अफेयर का जो नया कोर्स है वो भी 20 तारीख से शुरू हो रहा है, 20th से. तो इस कोर्स को भी मिस नहीं करना. ये सारी चीज़ें कवर आपकी होंगी. नया बैच आपका लॉन्च हो गया है, ठीक है. तो इन चीज़ों को आप लोग जरूर से गो थ्रू होना. सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड करें. आज पहला टेस्ट हो गया है, पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है 9:30 बजे. पहला टेस्ट और स्टडी मटेरियल आपका जो 3 मैंने दिया था उसको और मिला के क्वेश्चंस आपके फ्रेम हुए हैं. तो जिन्होंने भी टेस्ट दिया है बहुत अच्छी चीज़ है. बाकी जो लोग सोच रहे हैं तो ज़्यादा नहीं सोचना है, जल्दी से चीज़ों को स्टार्ट करना है प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में. तो ये टेस्ट सीरीज़ आपकी स्टार्ट ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. एक्सकवेशन कमेंस एट डोडा लाथूर मेगालिथ ब्यूरियल साइट्स इन हनूर तालुक. अब देखो यहाँ पे डोडा लाथूर एक्सकवेशन आपका हुआ है. तो यहाँ पे जैसे लाइक ये जो आपका हुआ है ये आपका मैसूर आई थिंक कर्नाटका में जो है ये आपका एक्सकवेशन हुआ है. तो यहाँ पे ये हुआ है, इसमें लाइक नेस्ट एक्सकवेशन साइट, यहाँ पे ये एक गांव है जहाँ पे ये आपका हुआ है. और उसमें जो भी चीज़ निकली है, कहा गया कि आयरन एज से है, लगभग 1200 BC से 300 CE तक का टाइम पीरियड है. एंड यहाँ पे सर्कल्स ऑफ लार्ज, बड़े बड़े पत्थर है उसके, बड़े बड़े सर्कल्स बने हुए हैं. ये साइट्स आपकी 1961 में डिस्कवर की गई थी. और बहुत सारे जो ब्यूरियल्स हैं दे हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड लैंड डेवलपमेंट. मतलब बिकॉज मतलब जो एक्सकवेशन होता है बहुत समय से वो वहाँ पे रख पड़े हुए हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट लैंड यूज पैटर्न्स होते हैं जिस वजह से वो बच नहीं पाते हैं, ये देखने को मिला है. बट इसमें ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें मेगालिथ ब्यूरियल्स देखने को मिला है. मेगालिथ ब्यूरियल्स हम डिस्कस करेंगे क्या होता है. मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर है, चारों तरफ सराउंडेड है. तो ओवरव्यू जो अगर मेगालिथ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लार्ज स्टोन कंस्ट्रक्शन है. कई बार जैसे ब्यूरियल पर्पस किसी को जैसे दफनाने के लिए या कोई भी रिलीजियस आस्पेक्ट होता है उसके लिए है. अब ये कई जगह पे देखने को मिलता है, यूरोप है, एशिया है, अमेरिका है. तो हमारे यहाँ अभी अभी मतलब फिलहाल जो मेगालिथिक आस्पेक्ट है वो अभी जो नया एक्सकवेशन है वहाँ पे
देखने को मिला है। तो यहाँ पे जैसे ब्यूरल साइट्स हैं, अगर मेगालिथ की बात करें तो खासतौर से स्पेन का मेगालिथ नेक्रोपोलिस जो है वो फेमस है। इसमें इसमें जेंडर रोल है, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में जानकारी मिलती है जो भी ये एक्सकवेशन होता है। तो ये देखना है कि अगर आपसे पूछा कि इस टाइप का जो एक्सकवेशन किया जाता है उसे क्या हमें मिलता है, तो ये आप हाईलाइट कर सकते हो। फिर इसके बाद जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप के रूप में भी सर्व होते हैं, एंशियंट जो पीपल है उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की क्या टेक्नोलॉजी उनकी थी उसके बारे में हमें थोड़ा ज्ञान होता है। प्लस एक्सप्लोरेशन ऑफ स्टोन और टाइप्स, किस टाइप के स्टोन का इस्तेमाल आपका होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, ये सब कुछ जो है जानकारी इस मेगालिथिक स्ट्रक्चर के माध्यम से होता है। चाहो तो आप गूगल में इमेज डाल के भी एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन अ वे टू डिटेक्ट कैंसर विद साउंड वेव्स। अगेन आई एम सेइंग कि देखो लाइक बटन आप लोग जरूर से प्रेस करें, है ना, सेशन की ग्रोथ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो मेनली सेशन आपका चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें आप लोग ज़्यादा जहाँ मौका मिले वहाँ इसको शेयर भी करें। और कंटेंट जो है वो आप लोग जज कर सकते हैं, कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो एक लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इस पर वर्क करता है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप लोग जरूर से करो। अब आप लोग तैयारी कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेशन चलता रहे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेशन चलता रहे, आपकी प्रिपरेशन, आपको फ्री अच्छा कंटेंट अगर है वो मिलता रहे। तो इतना सा कंट्रीब्यूशन आप लोगों को करना चाहिए, जहाँ भी सेशन आप शेयर कर सकें वहाँ शेयर करें, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, ये जरूर से आपको करना। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन अ वे टू डिटेक्ट कैंसर विद साउंड वेव्स। यहाँ पे नया जो अल्ट्रासाउंड टेक्निक है कैंसर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल आपकी की गई है, जिसमें जो टिश्यूज़ हैं उनको ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो, जैसे जो सेल्स हैं, सेल्स से मिलकर टिश्यू बनते हैं, उन टिश्यूज़ को ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करके अब फिर उसको ब्लड में रिलीज़ किया जाता है। अब वो जो बबल आपका होगा, जो ड्रॉपलेट होगा, उसमें आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे और उस बेसिस में सैंपल एक्सट्रैक्ट करके और आपको फिर स्टडी किया जाएगा, देखा जाएगा कि कोई कैंसर तो नहीं है। तो जैसे कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप देख सकते हो कि जो कैंसर है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल आपका किया जाएगा। तो ट्रेडिशनली देखा जाए तो बड़ा नीडल का इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद टिश्यू को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की बात करें तो ये साउंड वेव्स को इमेज में कन्वर्ट करता है। और अल्ट्रासाउंड बेसिकली पिक्चर, जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो पिक्चर लेने में भी इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो ये जो नई टेक्निक है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ज़्यादा नहीं होगा, उसके बाद रियल टाइम में क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा और स्क्रीनिंग बहुत ही इफेक्टिव होगी, जिसके माध्यम से हमें जानकारी हो पाएगी कि अच्छा कैंसर जैसी बीमारी है कि नहीं। तो ये फैक्ट्स थोड़ा सा आपको याद रखना। न्यू अल्ट्रासाउंड टेक्निक फॉर द कैंसर डिटेक्शन, क्या अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कैंसर डिटेक्शन के लिए भी हो सकता है? तो आंसर इज यस। अच्छा, ये सब आज के ही टॉपिक्स हैं, संडे के टॉपिक्स और आज के टॉपिक्स जो हैं साथ में रहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्ड व्हाट मेक्स इट सो डिज़ायरेबल। ये एक साइंस का प्रश्न आ जाता है। तो गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है, टॉपिक नंबर 79 है। इसको औरम शब्द भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल है, ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट कॉमन सी बात है। इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, 10% जो गोल्ड प्रोड्यूस होता है वो बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल आपका किया जाता है, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंट जो है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जंग ना लगे। ग्लोबल प्रोडक्शन देखा जाए तो साउथ अफ्रीका लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर है 18th सेंचुरी से। चाइना जो है यहाँ पे भी आप कह सकते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। फिर घाना है, ये भी एक बड़ा प्रोड्यूसर है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो गोल्ड रेजिस्टेंट है, नाइट्रिक एसिड से इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। और ये एक्वा रिजिया में डिजॉल्व भी होता है, एक प्रकार का केमिकल कॉम्पोजिशन है जिसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है। तो ये फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखना है। कई बार देखो मेंस में तो नहीं बट प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं। और पिछली बार भी ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम से पिछले मतलब 2024 के प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन था। तो मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया था जिसमें मैंने हाईलाइट किया था कि देखो ये क्वेश्चन यहाँ से पिक किया गया है। ऑल्दो उस क्वेश्चन को आप रीड करोगे तो आपको बहुत ही ट्रेडिशनल लगे। मान लो इसी से प्रश्न आ जाए गोल्ड से रिलेटेड, आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो हर साल जो है नोबेल प्राइज़, ईच नोबेल प्राइज़ अवार्डेड फ्रॉम 7 अक्टूबर, उसमें इट फीचर्स अ मेडल मेड ऑफ इलेक्ट्रम है ना। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो मेडल नोबेल प्राइज़ में दिया जाता है वो इलेक्ट्रम का बना होता है।
होता है जिसमें गोल्ड और सिल्वर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, और उसमें फिर 24 कैरेट गोल्ड की पूरी प्लेटिंग जो है वो आपकी किया जाता है। तो यहाँ पे गोल्ड नगेट्स जो आपके होते हैं ये भी आपके कई सारे रीजन से एक्सट्रैक्ट आपके किए जाते हैं। तो देखो थोड़े से एक जो आपको जानना चाहिए, जो कॉमन से मतलब जो थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रम, ये टर्म आपको याद रखना है कि हर नोबेल प्राइज़ में जो 7 अक्टूबर के बाद से देना स्टार्ट होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रम का फीचर मेडल मेड अप ऑफ इलेक्ट्रम, जिसमें गोल्ड और सिल्वर दो चीज़ें आपकी प्रेजेंट है। इसके बाद आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज इसका याद रखना है कि इट कैन डिजॉल्व इन एक्वारेजिया, लाइक इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फैक्ट ये आपको याद रखना है, और इसके बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखना है कि इसे ऑरम शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल किया जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये एडिटोरियल का टॉपिक है, आप देख सकते हो आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर है, 3 टायर। अब देखो पॉइंट क्या है कि इस कंटेंट को प्रॉपर तरीके से अब ऐसा पूरा रीड करोगे तो इतना बड़ा नोट्स आप नहीं बना पाओगे, या मैं कॉपी पेस्ट कर दूं पूरा आर्टिकल ये यहाँ पे पीला पीला करके और फिर आपको नोट्स बनवाऊं, तो उससे कोई लॉजिक नहीं है। मेरा काम क्या है कि आपके काम को आसान करना, इसलिए थोड़ा सेशन को मुझे हम लोग का थोड़ा सेशन लेट होता है, तो लेट होने का कारण है कि आपका काम जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो। अब देखो ये पूरा नोट्स टाइप आपका कंटेंट बन गया है कि 2 नैरेटिव्स इजराइल हमस कन्फ्लिक्ट का है। पहला क्या है कि इजराइल पर्सपेक्टिव है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेटस को, मतलब वो एक नया जैसा बॉर्डर है, बॉर्डर का मतलब क्या है कि जैसे एक आप ऐसा समझो स्टेटस को, मतलब जो स्थिति है वो मेंटेन रहे, बट वो नया स्टेटस को बनाना चाहता है, वो नए ऑक्यूपेशंस करके, चाहे लेबनान के अंडर हो, चाहे वो हो सकता है कि गाज़ा का कुछ एरिया लेना हो, तो उसको वहाँ पर रीच करके और फिर वी कैन से कि अपने बाउंड्री को एक्सपैंड करके वहाँ पे उस चीज़ को मेंटेन करने का प्रयास करेगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमस को डिस्ट्रॉय करना, हॉस्टेज को रिलीज़ करना। मिलिट्री एक्शन की बात करें तो गाज़ा में अटैक हुआ है, काफ़ी सारे फ़िलिस्तीनियंस की जो डेथ है वो हुई है, नियरली एंटायर गाज़ा पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ है। अरब पर्सपेक्टिव की बात किया जाए तो वो उनका मानना है कि जो फ़िलिस्तीन इशू है उसका कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंस अभी रहा नहीं है, मेन ये है। एंड अपना जो रिलेशन इसराइल के साथ वो डेवलप करना चाहते हैं। हमस अटैक कहीं ना कहीं ये माना जाता है, जो अरब पर्सपेक्टिव है, कि कहीं ना कहीं इसने जो स्टेटस को है उसको ब्रेक आपका किया है, और जो लैक ऑफ पीस और स्टेबिलिटी है वो भी एक कंसर्न है अरब वर्ल्ड का। देखो एक चीज़ और भी मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे आप कई स्टेटमेंट्स देखोगे, अभी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और पूरा स्टेटमेंट दिया, फिर उसके बाद आप देखोगे तो एक बंदूक पकड़ के और स्पीच देना, ये सारी चीज़ें आपकी हुई हैं, और कहा गया इसराइल को हम ख़त्म कर देंगे, इस टाइप का पॉइंट है। इसके बावजूद भी जो दूसरे इस्लामिक देश हैं वो साथ में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि देखो दोनों इस्लाम जो मतलब एक डिवाइडेड है एक प्रकार से। अब इसमें एक प्रोस्पेक्टिव ये है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, ऐसे जो देश हैं यूएई जैसे जो देश हैं, उनका ये मानना है, दे मस्ट बी बिलीविंग, और दे मस्ट बिलीव, दे एक्चुअली बिलीव कि हम पूरे तरीके से इस मिडिल ईस्ट का डी रेडिकलाइजेशन कर, मतलब पूरे तरीके से रेडिकलाइजेशन का खात्मा किया जाए, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रमोट किया जाए। तो अगर इस प्रकार के जो आप कह सकते हो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म प्रेजेंट अगर होगा, या इस प्रकार की चीज़ें रेडिकलाइजेशन बहुत प्रेजेंट होंगी, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी है वो नहीं हो पाएंगी। और ये बड़े जो दूसरे जो इस्लामिक देश है, जैसे मैंने कहा सऊदी अरेबिया दूसरे, उनका ये एक है कि देखो ऑयल फ्यूचर में तो रहेगा नहीं, इन्हें इकोनॉमिक एक्सपेंशन अपना करना है, अपना जो एक प्रेजेंस है उसको बढ़ाना है, और उसमें उन्हें कुछ ना कुछ कदम उठा के ऐसा जो रेडिकलाइजेशन एलिमेंट है, या जो भी एक रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत हाई हैं, उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए कदम उठाना है, और ऐसा उनकी सोच है। और इसी वजह से हो सकता है कि जो इज़राइल है, इज़राइल के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है उस पर कोई भी अपोज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सारे जितने दूसरे इस्लामिक देश हैं उनका जो एम है वो कहीं ना कहीं यही तक सीमित रह गया है कि कहीं ना कहीं हम जो है एक प्रकार से इकोनॉमिक जो एक रिलेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड से मेंटेन करके अपना जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है उसको बढ़ाते जाए। यूएस स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पे सुन्नीस और इजरायली इसको क्लोजर लेकर आना चाहता है, दूसरे को ये एलिमिनेट करना चाहता है, तो सुन्नी के अलावा शिया बसते हैं। ईरान भी शिया देश है, लेबनान आप देखोगे लेबनान में हजबुल्ला जो है वो भी शिया है, हमस देखोगे तो उसमें भी वही स्थिति है। तो ये यूएस स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पे ब्रिंग सुन्नी अरब्स एंड इसराइलीज़ को क्लोजर लेकर आना, वेस्ट एशिया को रीशेप करना, ईरान को आइसोलेट करना, और जो हमस अटैक है
उसका जो है एक प्रकार से रिएक्ट करना। तो ये यूएस का थॉट प्रोसेस। अब इसमें 3 टायर रीजनल वॉर है। बॉटम टायर में हमस इन गाज़ा, ऑब्जेक्टिव का काम क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हमस। मिडिल में फोक हजबिल्ला से के साथ, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो ईरान का है, जिससे कि वेस्ट एशिया को स्ट्रेटजिक सेंस में रीशेप करे। दूसरा एक चीज़ आप ये समझो कि अगर ईरान और इसके जितने भी अलाइज इनका खात्मा हो जाएगा, तो उसमें फिर जो पेनिट्रेशन है चाइना और रशिया का वो भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरे जितने भी देश हैं, चाहे सऊदी अरेबिया दूसरे, वो सब यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ के कहने पे चलेंगे। ईरान और वो सब जो है रशिया और चाइना के कहने पे चल सकते हैं, और इससे उस रीजन में प्रेजेंस जो है रशिया चाइना का मेंटेन हो सकता है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या दूसरा कई जो इकोनॉमिक पावर ब्लॉक है उसका जो एक्सपेंशन है वेस्ट एशिया के अंदर, उसको इंक्रीज़ करने में ईरान मदद कर सकता है, क्योंकि ईरान और यूएस का इतना रिलेशन, या ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज़ का इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहा है। तो ये सब स्थिति में क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से जो खात्मा है वो आपका होना चाहिए, ईरान को वीक करना, और दूसरा जो भी हैं आपके उनका भी, जो ईरान सपोर्टेड है उनका भी खात्मा जो है वो होना चाहिए, और मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ लेड हो, ऐसा उनका मानना है। अब इसमें ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन आप ये देखना, इसको ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का मल्टी टायर स्ट्रेटजी भी इसको बोलते हैं, जिस पर अभी हमने डिस्कस किया, बॉटम टायर, मिडिल टायर और टॉप टायर, सबका अपना अपना है। चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव्स है गाजा में अचीव करना, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है विथ हजबुल्ला एंड इट सपोर्ट फॉर हमस। फिर ईरान का जो इन्फ्लुएंस इस रीजन में उसको कैसे एड्रेस किया जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अगर आप देखोगे तो ईरान की पॉपुलेशन इसराइल से बहुत ज़्यादा बड़ी है, एरिया देखोगे तो बहुत बड़ा है, आर्मी देखोगे तो बड़ी है, मतलब बड़ी इन द सेंस नंबर में बड़ी है, बट टेक्नोलॉजिकल सेंस में इतना स्ट्रॉन्ग आपका ईरान की नहीं है। तो देखो क्या है कि आप जब भी हम देखते हैं जो बहुत ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक प्रकार से मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अगर आप किसी दूसरे पावर को अगर आप टैकल करना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तरीके से कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरे एरियाज़ में डेवलपमेंट बहुत मैटर करता है। देखो क्या थॉट प्रोसेस होता है कि ये बहुत बहुत मैटर करता है कि जैसे कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट है, हर एक रिलीजन का अपना टेक्स्ट है। जैसे आप हिंदुज़म में देखोगे तो एक रिलीजियस टेक्स्ट है, आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे तो रिलीजियस टेक्स्ट है, जूस का देखोगे रिलीजियस टेक्स्ट है, इस्लाम में देखोगे तो रिलीजियस टेक्स्ट है। बट दूसरे रिलीजन्स ने रिलीजियस टेक्स्ट के बियॉन्ड सोचा, मतलब वो वहीं तक सीमित किया, मतलब है ना कि जो रिलीजियस प्लेस है वहीं तक सीमित है रिलीजियस टेक्स्ट, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनका अपना पर्सनल लेवल पे है, जिसके तहत वो जो भी अपना रिलीजियस टेक्स्ट उसको जैसा फॉलो करना चाहिए वो करना चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे जो इस्लामिक देश है, दे आर नॉट एबल टू मूव बियॉन्ड द रिलीजियस टेक्स्ट। हर चीज़ उसी के बेसिस में, हर चीज़ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखना, उसको देखना, तो वो चीज़ थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि और देश अपना जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चीज़ों पे आगे बढ़ रहे हैं, और हाँ मतलब और जो जो इस्लामिक देश हैं वो अभी रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस वजह से समाज का विकास, देश का विकास बहुत मुश्किल हो रहा है, खास तौर से जो बहुत ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल जिनका थॉट प्रोसेस है। ऐसा कोई भी जहाँ पे ऐसा थॉट प्रोसेस है, ईरान ले लो, तालिबान का एरिया, अफगानिस्तान ले लो, बहुत सारी, तो नहीं हो पा रहा है। और जगह पे जहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रहे हैं, आप देखोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़, और दूसरी जगह जहाँ पे थोड़ा सा और कंसिड्रेशन भी लिया जा रहा है, तो वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न जो भी चीज़ें हैं वो पेनिट्रेट करती जा रही हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो जो पावरफुल देश होंगे वो नंबर से नहीं होंगे, आपके चाहे पता कितनी भी पॉपुलेशन हो। अब 7-8 मिलियन होगी ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल की पॉपुलेशन, अब लेकिन फिर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में जो वर्क किया उसकी वजह से दे आर एबल टू सस्टेन देमसेल्फ। तो बहुत बहुत मैटर जो है करता है, तो ये ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे मैपिंग देख लेते हैं, बाकी माइंड मैप है, इससे आप चीज़ें रिवाइज कर लेना। यहाँ पे मैपिंग देख लेना, इसमें सूडान, साउथ सूडान का कन्फ्लिक्ट है, बट वो मैं नहीं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप कई बार डिस्कस किया, बट ये थोड़े फैक्ट्स याद करना। रिवर नाइल याद रखना, इसके बाद अल फसीर, ये खार्टूम रीजन याद रखना, एल ओबीड याद रखना, वद मदानी याद रखना, ये जगह जो नयाला याद रखना, जो यहाँ मार्क्ड एरिया है ना, याद रखना। देखो मैपिंग, दारफुर रीजन भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे
ये दारफर रीजन है। तो एक चीज़, जैसे जितने भी मैपिंग के प्रश्न प्रीलिम्स में यूपीएससी में आते हैं, हम लोग का सारा मतलब वीडियोस आप देखोगे उसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप इस साल की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो और मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्रहार बैच का हिस्सा जरूर से होना, और टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा आप लोग जरूर से होना। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ जो है उसका भी हिस्सा आपको ज़रूर से होना है। तो एक तरफ आपके पास टेस्ट सीरीज़ है जिसका आज एक टेस्ट हुआ है, और दूसरा आपका प्रहार बैच है जैसे प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट दोनों चीज़ें कवर्ड है। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को आप कितना भी प्रयास कर लें कि लास्ट में करना चाहोगे तो सिर्फ शॉर्टकट करोगे। जहाँ पे कोई बोलेगा कि 100 पेज में करा दूंगा, 100 टॉपिक्स कर लो, और उसमें फिर एग्ज़ाम में आपसे कुछ नहीं होने वाला। अभी मौका है, जो नहीं आप करंट अफेयर्स कर पा रहे हो उसको करो। पूरा जनवरी 2024 से लेकर मैं पूरा करंट अफेयर को कवर करूँगा, और पूरा मेंस तक चलेगा ये जो प्रहार बैच, जो ये बैच आपका लॉन्च हुआ है। तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेके अपने कंटेंट को कंप्लीट करो, और अपना जो भी स्टैटिक पार्ट है उनको भी करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे बुक सीरीज़ है, चाहे ये हो गया साइबर सिक्योरिटी वाला कोर्स है, सोसाइटी वाला कोर्स है, एसए वाला कोर्स है, और भी जितने भी ये कोर्सेस हैं, इन कोर्सेस में जो भी आपको ठीक लगे, जो चीज़ जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरत है, उसको आपको हिस्सा बन के उसको कंप्लीट करना है। वेट नहीं करना, हर चीज़ प्लान्ड वे में करनी है। दिसंबर तक कुछ चीज़ें करनी, दिसंबर के बाद आपको और तरीके से प्लान करके चलना है। तो वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लोगे तो लक फैक्टर थोड़ा आपका रिड्यूस होगा। बाकी आप खाली बैठे सोचते रहोगे तो आपको भी पता है आउटपुट तो मिलेगा नहीं, सामने वाला तो तैयारी कर ही रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोचिन पोर्ट के बारे में। इस पर थोड़ा मैंने स्क्रीनशॉट नहीं है इसमें। तो यहाँ पे कोचिन पोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे बहुत सारी शिप कैंसिलेशन है। अब आप देखो कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेड कैसे अफेक्ट होता है, जैसे कन्फ्लिक्ट होता है ना, जैसे रेड सी है, वहाँ पे हाउतीज़, आप थोड़ा मैप खोल के देखना, हाउतीज़ का जो टेंशन है, शिप्स जा रही हैं उस पर हमला कर देना। तो रेड सी जो क्राइसिस है, इससे पूरा जो कोचिन पोर्ट है उसका, कोचिन पोर्ट में बहुत सारी शिप्स कैंसिल हो रहे हैं। दूसरा अल्टरनेटिव रूट्स जो है वो देखा जा रहा है, लाइक बबल मंदेब जो स्टेट है उसको अवॉइड करना, और कुछ और रूट को अपनाना, लेकिन वो इतना नहीं। जैसे क्रूज़ में क्रूज़ होते हैं ना, शिप जो आपकी होती है ना, जो क्या बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है जिसमें बहुत ही लग्जरियस होता है और लोग जो है मूव करते हैं। अब वहाँ कन्फ्लिक्ट है तो बड़ी बड़ी जो भी वो क्रूज़ चलती हैं तो अब सब तो ऐसा जान में हथेली लेके तो जाएंगे नहीं, तो वो क्योंकि अटैक होता है तो इसलिए ये जो मूवमेंट है दैट इज़ ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड। इससे काफ़ी सारी जो आप यू कैन से कि जो शिप कैंसिलेशन है, इससे कोचीन पोर्ट बहुत अफेक्ट हो रहा है। जैसे खास तौर से अभी जो क्रूज़ का जो सीज़न है वो बहुत है, लाइक पोटेंशियल लॉसेस ऑफ ₹15 से 20 लाख इन शिप हैंडलिंग चार्जेस एंड 1 करोड़ फ्रॉम कैंसल्ड ओवरलैंड टूर्स। तो बहुत बड़ा मतलब जो लोग जो क्रूज़ सीज़न है, और उसमें जो भी आप कह सकते हो कि जो भी वीकेंड से कि एक तरीके से मूवमेंट शिप की होती है, उससे अर्निंग होती है, सब कुछ रुका। उससे फिर देखो एम्प्लॉयमेंट भी अफेक्ट होगा शिपिंग रूट्स में। अगर देखा जाए तो जैसे बहुत सारे क्रू मेंबर्स हैं क्रूज़ में काम कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेगा। उसके बाद फ्राइट कॉस्ट भी बढ़ेगा, इसकी वजह से है ना, जो फ्राइट रेट है वो भी आपका बढ़ेगा, ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड भी बढ़ेगा। टूरिज्म और इकोनॉमिक अफेक्ट की बात करें तो जो कैंसिलेशन है वो क्रूज़ लाइन को तो अफेक्ट करेगा ही, लोकल टूरिज्म को भी अफेक्ट करेगा, गाइड्स अफेक्ट होंगे, टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी सर्विसेज, हर चीज़ अफेक्ट होगी, पूरी जो इकोनॉमी जुड़ी हुई। तो आप ये देखो कि वो जो रेड सी में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट एक टॉपिक और आता है इकोनॉमी वाले पेज में, देखो दैट इज़ ड्राई पोर्ट डेवलपमेंट। ड्राई पोर्ट डेवलपमेंट की अगर बात किया जाए तो तेलंगाना जो है उसने ड्राई पोर्ट फैसिलिटी बनाने की बात की है। ड्राई पोर्ट, क्योंकि देखो तेलंगाना लैंडलॉक्ड है। ड्राई पोर्ट का मतलब क्या आपका होता है, ये एक टर्मिनल होता है जिसके माध्यम से जो समुद्र का पोर्ट है उससे कनेक्टिविटी बनाई जाती है। मतलब एक स्टेट के विद इन एक बना देंगे, फिर उसको दूसरा जो पोर्ट होगा समुद्र के पास उससे लिंक कर देंगे रेल और रोड से। तो जितना भी पोर्ट वाली फैसिलिटी है वो ड्राई पोर्ट में हो जाएंगी, बाकी फिर चीज़ों को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी कस्टम फॉर्मेलिटीज़ ये सब ड्राई डॉक के जगह पे आपकी की जा सकती हैं। जैसे कोई चीज़ भेजनी है तो ड्राई पोर्ट में करके और फिर फर्दर आपका जो सी पोर्ट है वहाँ पहुँचा के चीज़ें आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे करंटली जो एक्सपोर्ट है तेलंगाना, वो पोर्ट्स इन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के माध्यम से है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक लोकल फैसिलिटी होना चाहिए, और इस वजह से ड्राई पोर्ट जो है वो आपके डेवलप आपके किए गए हैं। ठीक है, फैक्ट आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं लेक उरू। ये लेक उरू उरू बोलीविया, ये भी आज के टॉपिक, आज ही के पेपर में है। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे मेटल्स और मिनरल्स माइनिंग की वजह से पूरा पोल्यूशन हो गया। एक देखोगे इमेज आई हुई है, अगर आप आई थिंक आईआर वाले पेज में देखोगे, जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पेज है, तो बहुत सारे वेरियस मतलब बहुत सारे लेवल पे देखा जाती है जो लेक है उरू उरू, बहुत हाई हेवली
पॉल्यूटेड हो गई है वेस्ट से, प्लास्टिक से। लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी कदम भी उठा रही हैं, क्लीन अप इनिशिएटिव्स भी ले रही हैं। और ये फ्लैमिंगोज जो बर्ड्स हैं उसके लिए भी ये काफ़ी हैबिटेट है, बहुत अच्छा हैबिटेट माना जाता है फ्लैमिंगो जो हैबिटेट के जो बर्ड्स हैं उनके लिए। तो अब क्योंकि पॉल्यूशन है, अब गंदे पानी में तो देखो बर्ड्स तो जाएंगे नहीं, तो वो जो है उनका हैबिटेशन है वो भी आपका अफेक्ट हो रहा है। तो उसके क्लीनिंग के लिए कई कदम जो है वो आपके उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ डाउ खोबर। ये आप देखोगे ये भी आईआर पेज के अंदर है। ये एक क्रिश्चियन सेक्ट है और इन्हें रशिया से मतलब ये रशिया से लगभग 100 साल पहले आए थे। अब यहाँ पे जॉर्जिया में मेनली हैं, बट ये भी एक जो पोटेंशियल एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना कि डाउ खोबर, इसके ऊपर आर्टिकल आया है जो आईआर वाला पेज है, उसमें आप देखोगे जो इंटरनेशनल इशू है द हिंदू न्यूज़पेपर का, उसमें। तो की थीम्स इसके कल्चर हेरिटेज है, मतलब यूनिक उनका ट्रेडिशन होता है। कम्युनिटी की बात करें, पॉपुलेशन इनकी जो है रिड्यूस हो रहा है, कल्चरल आइडेंटिटी का लॉस है ना। तो कई सारे मतलब कई स्ट्रगल इनको जॉर्जिया में भी फेस करना पड़ता है। रिसेंट कई सारे डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे लगभग जॉर्जिया में पूरे तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, ये एक नंबर रिड्यूस हो रहा है। तो ये कुछ कदम उठाना कि कम्युनिटी इनिशिएटिव जिससे उनकी कल्चरल आइडेंटिटी बनी रहे। देखो इंसान एक इंसान दूसरे इंसान से अलग कैसे होता है, उसका कल्चर ही उसको अलग करता है। बाकी बाकी शारीरिक संरचना तो सबकी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसा कोई अंतर नहीं। तो कल्चर आपको अलग करता है दूसरे से। तो उस वो जो एक आप कह सकते हो कि डिफरेंस है, वो हर एक कम्युनिटी अपना मेंटेन करना चाहती है। और वो मेंटेन कैसे होगी, जब वो कल्चर को अपना प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो अभी इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखो, डाउ खोबर जो है वो क्या है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रश्न भी आज आपके लिए फ्रेम किया है, मेंस का क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में दिया है उसको लास्ट में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कजाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कजाकिस्तान ने रेफरेंडम में पहली बार पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो आपका बनाने की बात की है, और जिससे कि उनका पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि यूरेनियम का वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है। ये आपको ध्यान में रखना, वर्ल्ड लीडिंग यूरेनियम प्रोड्यूसर है कजाकिस्तान, और ये अपने एनर्जी सोर्सेज को एक्सपैंड करना चाहता है। न्यू पावर स्टेशन प्रपोज्ड है, लोकेटेड है है ना। तो ये जो आपका लेक बलखाश और चाइना, फ्रांस, रशिया, साउथ कोरिया इसको बिल्ड भी आपका कर रहे हैं। और यहाँ पे कहा गया कि देखो लाइक मतलब इस पूरे रीजन में बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट और ये सब किए गए थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। तो ये जो ओपोनेंट उनका यही कहना है कि देखो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बनेंगे तो वहाँ पे फिर उसके अपने एक सिक्योरिटी थ्रेट है, कई चैलेंजेस हैं। लेकिन कजाकिस्तान अपने पावर पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए इसको प्रमोट कर रहा है, और यूरेनियम काफ़ी अधिक होता है, तो वो चाहेंगे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और कहीं ना कहीं जो है अपना पावर जो नीड्स हैं, एनर्जी पॉवर्टी को दूर किया जाए, पावर नीड्स को मीट किया जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कल के न्यूज़पेपर से है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ढूंढ ढूंढ के टॉपिक निकालने पड़ते हैं, अब ऐसा जो डंकी को देख के अच्छा क्या टॉपिक बनेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक है, तो इस पर टॉपिक आता है हलारी डंकी, ठीक है। हलारी नाम से ये गधा है, मतलब डंकीज़ हैं। अब ये गुजरात में पाए जाते हैं, ये फैक्ट याद रखना है। अब आप देखना किसने इस ऐसे टॉपिक्स को कवर किया है, पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, ठीक है। टॉपिक का लिस्ट एक बार बना लो, जो भी नए स्टूडेंट है, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को एक बार चेक कर लो कि जो टॉपिक्स हम कवर करते हैं, जिस तरीके से कंटेंट रहता है, उसको एक लिस्ट बना लो, और फिर आप कहीं से भी कंपेयर करो, अभी फिर अपना डिसीजन मेकिंग करो। और थोड़ा सा ये कोशिश करो कि देखो, इफ़ यू आर एबल टू कवर करंट अफेयर्स प्रॉपरली, तो इससे आपका जो है बहुत समय बचेगा, मतलब आप दूसरी चीज़ों में समय दे पाएंगे। और आप मान कर चलो कि 2 इयर्स का कंटेंट आपको कवर करना है। प्रहार बैच में मैं जनवरी 2024 से और उससे पहले भी थोड़ा कंटेंट हम लोग कवर करेंगे, और पूरा चलता रहेगा। तो वहाँ पे हिंदू के अलावा PIB डाउन टू अर्थ फिजिक्स .org बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका उसमें कवर्ड कोर्स के अंदर होगा, ठीक है। जो प्रहार बैच हम लोग 20 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ हलारी डंकी देखोगे तो इंडिजिनस है गुजरात में, अपने मिल्क के लिए जाना जाता है, ये एंडेंजर्ड ब्रीड है। सोचो 7,000 रुपये पर लीटर दूध है इसका, है ना। तो अगर आप बोलोगे कि मैं गधे का दूध मतलब जो है डंकी का, जो हलारी डंकी का मिल्क मैंने पिया हुआ है, सोचो 7,000 पर लीटर, तो 7,000, अब इसका मेडिसिनल वैल्यू होगा, यही हो सकता है। अब ये गोद गोद भराई है ना, तो इसका बहुत ऐसे इसमें इस्तेमाल होता है। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। उसके बाद कंजर्वेशन एफर्ट की बात किया जाए तो लाइक इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं, और इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ये कहा जाता है ना। और जैसे अब देखो जो जानवर होते हैं ना, इनके मिल्क का बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होते हैं। जैसे काऊ की जो
आप देखोगे कई स्पीसीज़ आपकी होती हैं जो इंडिजिनस वैरायटीज़ काऊ की होती हैं, उनमें बहुत सारी जो मिल्क है उनमें भी आप हेल्थ बेनिफिट्स और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होते हैं। ऐसे ही देखोगे गोट में होते हैं, ऐसे ही देखोगे या डंकी में भी बता दिया। तो ये ऐसी इनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना बहुत बहुत मैटर करता है। मतलब क्योंकि ये ऐसी स्पीसीज़ हैं, इनका जो मिल्क है, जैसे डंकी है, इसका जो मिल्क है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब 7,000 रुपये लीटर अगर कोई किसी का दूध मिल रहा है तो आप खुद सोचो कि कोई ना कुछ तो चीज़ होगी ही। उसके बाद इसमें क्या है कि पॉपुलेशन इसकी लो है, पब्लिक एजुकेशन भी बेनिफिट है, ठीक है। ये भी पब्लिक एजुकेशन बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं वाई सॉल्ट पैन लैंड बीइंग यूज्ड फॉर होम्स। अब यहाँ पे कुछ कदम उठाया जा रहा है जिसमें जो स्लम एरिया है उसका रिहैबिलिटेशन किया जा रहा है और सॉल्ट पैन एरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इट। ये मेनली माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, उसके अंडर ये टॉपिक आपका बनेगा, ठीक है। तो सॉल्ट पैंस एंड धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सॉल्ट पैंस क्या है कि ऐसे जैसे ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये सॉल्ट पैंस कहलाते हैं। कभी आप सांभर आओगे तो वहाँ भी आपको ये सॉल्ट पैंस मिलेंगे। तो ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरिया फॉर सॉल्ट कल्टीवेशन, और कहा जाता है कि इनका इंपॉर्टेंस भी होता है, मतलब ये फ्लडिंग से बचाते हैं, रेन एब्जॉर्प्शन होता है, पानी को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत सारे स्पीसीज़ भी यहाँ आसपास प्रेजेंट आपकी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लो लाइंग कोस्टल एरिया एब्जॉर्ब रेन वाटर का एब्जॉर्ब आपका करते हैं। नेचुरल फ्लड डिफेंस होते हैं। इंटर टाइडल जो एक्टिविटीज़ उसको सपोर्ट करते हैं। इंटर टाइडल का मतलब जैसे होता है कि जैसे जब टाइड्स आती हैं तो बड़ी वेव्स आगे तक जाएंगी। जैसे सपोज़ करो टाइड ऐसे गई, अभी यहाँ तक जाएंगी जब बड़ी टाइड हो, जब कम टाइड नहीं, बड़ी हाई टाइड्स नहीं होगी तो यहाँ तक आएंगी। तो ये पूरा जो रीजन होगा दोनों के बीच में, वो इंटर टाइडल रीजन होता है। तो वहाँ पे कई एक्टिविटीज़ हो जाती हैं और वो एक प्रकार से सपोर्टिव रही रहती हैं इन द सेंस कि क्योंकि समुद्र का पानी वहाँ रीच करता है जब हाई टाइड्स आती हैं, तो सॉल्टी नेचर तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इट सपोर्ट इंटरटाइड, बहुत सारी जो इंटरटाइडल एक्टिविटीज़ है दे आर सपोर्टेड। मतलब खास तौर से जो इंटरटाइडल एरिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइड है तो यहाँ पे वी विल कॉल इट एज इंटर टाइडल एरियाज, ठीक है। इंटर टाइडल एरियाज, ये ध्यान रखना है। हैबिटेट फॉर डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। उसके बाद इसके बाद मैकेनिज्म बिहाइंड प्लांट रिस्पांस फॉर वार्मिंग। जैसे जैसे गर्म होता है तो प्लांट कैसे रिस्पांस करता है, साइंस के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। तो स्टोमेटा फंक्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं उनमें छोटे छोटे छेद से होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब उन जब बहुत गर्मी पड़ती है तो उनकी क्लोजिंग भी होती है। जब क्लोजिंग होती है, जैसे पानी का लॉस ना हो तो क्लोजिंग होती है, तो इन्हीं छेद से जो है CO2 भी होता है। CO2 जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो ये जो मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से वो स्टोमेटा क्लोज करते हैं, तो इससे वो वाटर लॉस को तो रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, बट जो CO2 की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो उसका भी रिडक्शन आपका होता है। फिर ये जो स्टोमेटा पोर्स हैं, इनकी कई बार वाइडनिंग होती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है, जिससे कि मिनिमाइज हीट डैमेज टू प्लांट्स इन रिस्पॉन्ड टू राइसिंग ग्लोबल टेम्परेचर। तो स्टोमेटल पोर की कुछ प्लांट्स में वो वाइडनिंग होती है। फिर उसके बाद कुछ और भी स्टेप्स लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मतलब ख़ास तौर से जैसे स्टडी भी लगातार आपकी हो रही कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो प्लांट का स्टोमेटा है वो किस तरीके से एक्ट जो है वो करता है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि वेपर प्रेशर डिफरेंसेस, जैसे मान लो आसपास जो जैसे पौधा है, पौधा के आसपास ह्यूमिडिटी बहुत है, टेम्परेचर हाई है, तो उस स्थिति में स्टोमेटा का जो रेस्पॉन्स होगा दैट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे कहा गया कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो CO2 का लेवल कैसा है, इस तरीके से डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप से जो हार्मोन्स हैं उनकी एक्टिविटी होती है, और उस बेसिस पे जो स्टोमेटा का रेस्पॉन्स टुवर्ड्स हीट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट्स याद रखना, इसी पर रिसर्च हुई है तो इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो उतना ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑयस्टर रीफ वंस थ्राइव्ड अलोंग यूरोप कोस्ट। तो ये देखते हैं, ऑयस्टर्स की बात करो तो ये अगर आपको दिख रहा होगा तो इसको ऑयस्टर बोलते हैं। तो ऑयस्टर्स जो हैं यूरोप के कोस्ट लाइन में काफ़ी सारे थे। अगर देखा जाए तो यूरोप की जो कोस्ट लाइन है अब धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। 18th और 19th सेंचुरी की बात करें तो यूरोपियन फ्लैट ऑयस्टर्स जो हैं, लार्ज रीफ एरिया क्या होता है कि जैसे ये बहुत सारे ये इकट्ठा हो जाते हैं तो पूरा एक लैंड एरिया टाइप बड़ा सा बन जाता है, जहाँ रीफ्स, ये मतलब जैसे कोरल रीफ्स है, कोरल्स जो जीव होते हैं, पॉलिप्स होते हैं, वो मर के एक कोरल रीफ्स बना देता है। ऐसे ऑयस्टर रीफ्स होते हैं। तो ऑयस्टर्स जो होते हैं जिनकी शेल्स होती हैं तो मर जाते हैं, अंदर का जीव मर जाता है, तो धीरे धीरे इकट्ठा होते चले जाते हैं ये शेल्स और ये एक लैंड एरिया बना लेते हैं। सो एविडेंस ऑफ दिस रीफ
रीफ्स वॉज फाउंड नॉर्वे टू मेडिटेरेनियन देखने को मिला है। रीफ्स लगभग 1.9 मिलियन हेक्टेयर का जो रीजन है, रीफ कवर्ड एटलीस्ट 1.9 मिलियन हेक्टेयर इन एरिया, जो है ना, इतने एरिया को इसने कवर भी किया था। एंड जो वहाँ की मैराइन बायोडाइवर्सिटी वो इससे काफ़ी अफेक्ट भी हुई है, क्योंकि जो भी ये रीफ्स होते हैं ये हाईली बायोडाइवर्स रीजन भी होता है, तो अगर ये नहीं है तो जो बायोडाइवर्सिटी दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं एक ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए है, हिपाटोसेलुलर सार्किनोमा, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। सो हिपाटोसेलुलर सार्किनोमा ये एक प्रकार का लीवर कैंसर है जो कि हेपेटाइटिस इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। मतलब इतना ही याद रखा कि रिसेंटली अगर हिपाटोसेलुलर सार्किनोमा न्यूज़ में था तो क्या, तो एक प्रकार का ये लीवर कैंसर है जो हेपेटाइटिस इन्फेक्शन से आपका जुड़ा हुआ है। एंड कोमोरबिड कंडीशंस है ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ये कई सर्टेन कंडीशंस आपकी प्रेजेंट होती हैं, है ना, जैसे ओबेसिटी या डायबिटीज़ है, तो उस वजह से ये जो हिपाटोसेलुलर सार्किनोमा है इसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें देखा पपी डॉग आइज, तो यहाँ पे एक जीव है इसके बारे में मेंशन है, कोयोट करके है। तो कोयोट बेसिकली क्या है, ये कैनाइन स्पीसीज़, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। अगर आप राइट में फ़ोटो देखोगे तो ये अमेरिकन जैकाल भी इसको बोलते हैं, प्रेरीज वुल्फ बोलते हैं, ब्रश वुल्फ भी बोलते हैं, और लीस्ट कंसर्न में कैटेगरी में आपका है। एंड ये हाईली अडेप्टेबल भी है एंड अर्बन एनवायरनमेंट में देखा भी काफ़ी जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देख लो, इतने मीटर केजी, इतना वेट और ये सब होता है। इसका जो कोयोट्स की अगर बात करें तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फ्लेक्सिबल होती है। ये फैमिली लिविंग इन अ फैमिली यूनिट एंड लूज पैक्स ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, मतलब फैमिली एज अ यूनिट में रहेगा, बाकी जो अनरिलेटेड रिलेटिव धीरे धीरे छूटते जाते हैं। इंसानों में भी ऐसे ही होता है। और ये कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस दूसरे जीवों को भी ये आपका खाता है। अब इंसानों की एक्टिविटी की वजह से आप कह सकते हो कि ये भी कई प्रकार के थ्रेट्स जो है वो आपका फेस कर रहा है। ठीक है, सो इवन है ना, तो यहाँ पे दूसरे जो ग्रे वुल्फ्स हैं इनके साथ हाइब्रिडाइज करके ये कई दूसरी जो एक जैसे कॉय वुल्फ हाइब्रिड भी आपका बना है। तो ये फैक्ट्स थोड़े से याद रखना इसके बारे में, दैट इज़ द कोयोट करके अगर बात किया जाए। मेंस का क्वेश्चन देख लो, ये मेंस का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई बेस्ड पोलराइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड विल ब्रिंग चेंजेस इन सोशल लाइफ एज वेल। एक्सप्लेन करना 10 नंबर पे है, लिखना ज़रूर से है। ये आपका नंबर है, इस पर आप कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं। पहला टेस्ट आपका आज 9:30 बजे हो चुका है, और जिन्होंने दिया है बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहा हूँ प्रीलिम्स स्पेसिफिक, वो सिर्फ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में ही वो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का आपको हिस्सा बनना है। प्रीलिम्स रिलेटेड स्टडी मटेरियल जो है स्पेसिफिक पीडीएफ है, तो उसका सिलेबस भी मैंने डिस्कस आपसे किया था। अगर आप अभी भी ज्वाइन करके टेस्ट जरूर से दो। 30 टेस्ट दोगे तो स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो उससे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। लगभग 1000 पेज के आसपास कंटेंट रहेगा उसमें। पढ़ते रहो, कंटेंट मिलता रहेगा, उसको पढ़ते जाओ। रिवाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा प्रॉपर, तो उसको डाउनलोड करके अपना पढ़ते रहो। और पढ़ उसका एक बेनिफिट होगा क्योंकि लास्ट के 2 महीने में देखो होने से रहा नहीं वो, है ना, तो वो भी कंटेंट आपका जनवरी 2024 के आसपास से लेके आगे तक रहेगा। तो ये पूरा टेस्ट आपका हो चुका है, पहला टेस्ट आपका हो गया। टोटल 30 टेस्ट होंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल देखो दिसंबर तक आपको ऑप्शनल कंप्लीट करना है, तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल ज़रूर ज्वाइन करना है। ठीक है, कोई क्वेरी है तो आपको नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको बता दिया। इथिक्स इंटीग्रिटी आप कंप्लीट कर लो। ऐसे का तो देखो बैच अभी तो नया आएगा, उसको करना। इसमें तो मतलब टोटल जो 50 का बैच था, क्योंकि कॉपी मुझे इवेलुएट करनी पड़ती है, तो 50 तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो है ना, तो यहाँ पे आप लोग को जो है कोशिश करनी है कि लिखते रहो। देखो ऐसे लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेरी है तो saurabh.pandey.upsc.com वेबसाइट पे जाकर ऑल कोर्सेज में क्लिक आप कर सकते हो। ये करंट अफेयर का बैच है, इसको भी मिस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अभी से करके चलोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आगे चीज़ों को प्लान करते हुए आपके लिए थोड़ा सा आसान चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आपको इसको पीडीएफ आप देख लें। इसके अलावा ये सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देखें तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये आप चैनल देख लें, द हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर फॉर UPSC। यहाँ से आप अपना जो टेलीग्राम ये चैनल है वहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।